Hello everyone, how are you? This is SPGMS Science Classes for class 10th and it is our part number 6 and today we are going to study about modern periodic table. इससे पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने कई प्रयास किए थे पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए और फाइनली हमें क्या मिली थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिली थी। तो इससे पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो भी आपके इसमें योगदान दिया था पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए, उसको हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, जैसे हर बार रिवाइज करते हैं। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको हर चीज़ एज ए होल एक जगह दिमाग में उसको आप याद रख सकें। तो हमें पता है, पहले भी हमने पढ़ा है, बताया है बार बार कि जो आपके एलिमेंट्स की थ्योरी है या एटम के बारे में जब साइंटिस्ट ने जाना तो सबसे पहले कब जाना, 1808 में, जब डाल्टन ने क्या दिया था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी थी। तो इसकी जो शुरुआत है केमिस्ट्री की, आप मान सकते हैं 1808 से है। एलिमेंट्स की खोज हुई, तत्वों की खोज हुई, एटम के बारे में लोगों ने जाना, कब जाना, 1808। फिर उसके बाद 1817 में आपके डॉबरिनर आए, डॉबरिनर सर। डॉबरिनर ने क्या दिया, डॉबरिनर्स ट्राइड बनाए, क्या दिए थे इन्होंने, ट्राइड दिए थे, ट्राइड बनाए थे। डाल्टन ने क्या किया था, एटॉमिक थ्योरी दी थी। ठीक है, उन्होंने कहा था कि हमारे आसपास जो भी पदार्थ होते हैं वे सब किसके बने होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स के बने होते हैं, एंड दे आर इनडिविजिबल यूनिट्स। और उन यूनिट्स को उन्होंने क्या कहा था, एटम कहा था। एटॉमिक थ्योरी में इन्होंने एटम के बारे में सबको बताया था, समझाया था। तो ये 1808 में हुआ था। फिर उसके बाद 1817 में कौन आए, डॉबरिनर, और उन्होंने क्या दिए, ट्राइड दिए। इन्होंने टोटल 3 ट्राइड बनाए थे। ठीक है, टोटल कितने ट्राइड बनाए, 3 ट्राइड। और 3 ट्राइड्स, हर ट्राइड के अंदर कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे। तो इन्होंने टोटल 9 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। डॉबरिनर के समय 1817 में टोटल कितने एलिमेंट्स के बारे में पता था, तो टोटल 30 एलिमेंट्स के बारे में उस समय साइंटिस्ट को पता था। लेकिन वे सिर्फ 9 एलिमेंट्स को ही क्लासिफाई कर पाए अपने 3 ट्राइड्स में। 3 ट्राइड्स को उन्होंने केवल 9 एलिमेंट्स को ही क्लासिफाई किया था। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थी, आप कह सकते हैं बहुत इम्पोर्टेंट इनका कंट्रीब्यूशन था इन द फॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इन्होंने शुरुआत की थी। क्योंकि जब 30 एलिमेंट आपके पास है और उन सबकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको याद रखना एक जगह बहुत मुश्किल था, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन एलिमेंट्स को एक टेबल के रूप में जमाया जाए, ताकि किसी भी एलिमेंट को देखते ही हम उसकी प्रॉपर्टी का अंदाजा लगा सकें, उसका प्रेडिक्शन कर सकें। तो इसीलिए इन्होंने एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन की शुरुआत की थी। तो इन्होंने 9 एलिमेंट्स को ही क्लासिफाई किया था। इसके ट्राइड की क्या विशेषता थी, इन्होंने जो इनके 9 एलिमेंट्स थे या 3 ट्राइड्स थे, इनमें एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में जमाया था। ट्राइड में 3 एलिमेंट थे और तीनों को कैसे जमाया, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में जमाया। और इन्होंने देखा कि पहले और तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर निकल कर आता है। तो ये हमने पहले पढ़ रखा है, हम इसको ज़्यादा भी डिस्कस नहीं करेंगे। देन 1817 के बाद 1863 में आपके न्यूलैंड सर आए। न्यूलैंड ने क्या दिया था, इन्होंने अपने ऑक्टेव दिए थे। न्यूलैंड ने क्या दिया, ऑक्टेव रूल दिया। ऑक्टेव रूल में इन्होंने कहा था कि हमारे जो एलिमेंट्स है इनको जब हम बढ़ते हुए एटॉमिक मास के आधार पर जमाते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज पीरियोडिक रूप से वापस रिपीट होती हैं, एक निश्चित अंतराल के बाद वापस रिपीट होती हैं। और ये कितने एलिमेंट्स के बाद ऐसा होता है, तो इन्होंने जैसे हमारे संगीत में 7 नोट्स होते हैं, 7 सुर होते हैं, उस 7 म्यूजिकल नोट से इन्होंने क्या किया था, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया था कि जैसे 7 सुर होते हैं, सारे गामा पा नी, फिर उसके बाद 8वां सुर वापस 7 आ जाता है। तो इसी तरह से एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी हर 7वें एलिमेंट के बाद रिपीट होती है, यानी ईच
एट एलिमेंट शोज सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टी विद इट्स फर्स्ट रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स। हर आठवां एलिमेंट्स उसके फर्स्ट एलिमेंट से क्या दिखाता है, सिमिलरिटी दिखाता है। तो इसको भी हमने डिटेल में पढ़ लिया है, इसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या थे उसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। इनके समय टोटल कितने एलिमेंट्स ज्ञात थे, तो इनके समय टोटल आपके 56 एलिमेंट्स के बारे में साइंटिस्ट को पता था। लेकिन न्यूलैंड के जो ऑक्टेव रूल थे या ऑक्टेव रूल के हिसाब से इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वह कितने एलिमेंट्स तक एप्लीकेबल था, ओनली फर्स्ट 20 एटॉमिक नंबर तक आपके एलिमेंट हैं। 20 एलिमेंट्स को जब इन्होंने जमाया तो इन्होंने 56 को था, लेकिन इनका ऑक्टेव रूल जो था वह सिर्फ 20 एलिमेंट्स तक ही लागू हो पा रहा था, बाकी एलिमेंट्स पर वो लागू नहीं हो पा रहा था। फिर इनके बाद 1872 में आपके मेंडलीव आए। इन्होंने क्या दिया, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल दी और इन्होंने भी सभी एलिमेंट्स को क्या किया था, उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर जमाया था। लेकिन इनकी एक और खास बात क्या थी, इन्होंने सभी एलिमेंट्स की रिएक्शन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से करवाई थी, उनके ऑक्साइड और हाइड्राइड्स बनाए थे और उनके जो फॉर्मूले थे उसी के आधार पर इन्होंने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया था। और इन्होंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सभी एलिमेंट्स की स्टडी की थी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को बहुत बारीकी से इन्होंने स्टडी किया था, उनके ऑक्साइड और हाइड्राइड्स बनाए, फिर उनके फॉर्मूले इन्होंने फाइंड आउट किए। फिर जिन एलिमेंट्स के फॉर्मूले या जिनके ऑक्साइड और हाइड्राइड्स के फॉर्मूले सेम थे, सिमिलर थे, उनको एक ग्रुप में रखा। तो इनकी पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप कितने थे, देयर वर 8 ग्रुप इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड हाउ मच पीरियड्स कितने थे, पीरियड्स वर 6। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप और 6 पीरियड थे। तो इनके जो ग्रुप थे वे वापस डिवाइडेड थे, हर ग्रुप किस में डिवाइडेड था, ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड था, ये भी हमने पहले पढ़ लिया था। देन इसके बाद आपके 1913 में, ठीक है, ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, उनके मेरिट्स, उनके डीमेरिट्स, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। देन 1872 के बाद मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को सभी लोगों ने काफ़ी एक्सेप्ट किया, क्योंकि इनका क्लासिफिकेशन बहुत ही प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित था। वह आपके काफ़ी टाइम तक चली, 72 से 1913 तक ये चला, ठीक है। लगभग 30-35-40 साल तक इसको लोगों ने स्टडी किया, इसको पढ़ा, इसको माना। फिर उसके बाद 1913 आपके एक साइंटिस्ट आए, हेनरी मोज़ले, उनका नाम था हेनरी मोज़ले। मोज़ले ने क्या कहा, उन्होंने क्या पाया, अभी तक जितने भी आपके साइंटिस्ट थे इन्होंने एटॉमिक मास को क्या कहा था, एटॉमिक मास, हमारे जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सारे जितने भी एलिमेंट्स उस समय तक ज्ञात थे, जिसके भी समय, सबने एटॉमिक मास के आधार पर उनको जमाया, उनके बढ़ते हुए क्रम में जमाया। लेकिन हेनरी मोज़ले ने कहा कि एटॉमिक नंबर इज मोर बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। इन्होंने कहा कि एटॉमिक मास की तुलना में एटॉमिक नंबर जो होता है वह एलिमेंट्स का ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, या वह एलिमेंट्स को ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है। तो इस हिसाब से इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के आधार पर जमाना शुरू किया। और वास्तव में हम जो आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, इसमें सभी एलिमेंट्स कैसे जमे हुए हैं, उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के हिसाब से जमे हुए हैं। तो हेनरी मोज़ले ने क्या कहा, एटॉमिक नंबर इज मोर बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट देन देयर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की तुलना में एटॉमिक नंबर ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट के लिए। तो इसके बाद इन्होंने एक लॉ भी दिया, अपना पीरियोडिक लॉ दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ।
इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसको आगे नील्स बोर ने आगे बढ़ाया था। ठीक है, जो आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसका सिद्धांत तो हेनरी मोजले ने दिया था, लेकिन जो बनाया है लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक वो नील्स बोर ने बनाई थी। तो दोनों का हम यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। दोनों ने मिलकर क्या किया था, इसको अरेंज किया था। एक ने सिद्धांत दिया था और एक ने उनको एलिमेंट्स को टेबल में जमाया था, हेनरी मोजले एंड नील्स बोर। तो इन्होंने क्या दिया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। जिस तरह से मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक लॉ दिया था, मेंडलीव ने क्या किया था, क्या कहा था कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ऐसा किसने कहा था, मेंडलीव ने कहा था। तो सेम वही लाइन आपको यहाँ पर भी लिखनी है। क्या लिखनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of their atomic number। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, भाई हम एलिमेंट्स को क्यों जमा रहे हैं, पीरियोडिक टेबल क्यों बना रहे हैं, हम उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना चाहते हैं, एज ए होल उनको एक जगह रखकर देखना चाहते हैं और किसी भी एलिमेंट्स को सिर्फ देखने मात्र से ही उसकी पोजीशन के हिसाब से हम उसकी प्रॉपर्टीज को जान लें। वह मेटल है, नॉन मेटल है, उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसकी साइज किसी एलिमेंट्स की तुलना में कम है या ज़्यादा, वो हमें सारी चीज़ें एक साथ पता चलती हैं जब हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं, उसके एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं। तो इन्होंने ये कहा था कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वह हर किसकी पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक नंबर के। मेंडलीव ने क्या कहा था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ नंबर की जगह मास आता है। कहाँ आता है, मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ में, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या आता है, एटॉमिक नंबर आता है। ये आपको ध्यान रखना है, यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है ना, तो ये आपके लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, तो आपको सिंपली लिखना है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन। हमने पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था, अभी भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब एक पीरियड के बाद प्रॉपर्टीज का वापस रिपीट होना, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज और पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो हमने देखा है कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हमने इस चीज को समझ लिया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं वे एक पीरियड से चलते हैं। ठीक है, पीरियड होता है, उसमें जो ग्रुप होते हैं, जैसे जो वर्टिकल रोज होती हैं इनको क्या कहते हैं, ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको क्या कहते हैं, दीज आर पीरियड्स। तो जैसे जैसे पीरियड में हम आगे बढ़ते हैं, हमेशा तो आगे नहीं बढ़ते रहते हैं, हम वापस कहाँ आ जाते हैं, फर्स्ट पीरियड पर आ जाते हैं। एटॉमिक नंबर हमने जमाया है ना, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, इस तरह से जमाया, तो हम वापस कहाँ आ रहे हैं, किसी ग्रुप में रिटर्न होकर वापस आ रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज हो रही है बार बार, सो इसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज मेंडलीव ने फाइंड आउट कर दी थी, उसको किसने आगे बढ़ाया, हेनरी मोजले ने आगे बढ़ाया, लेकिन किसके आधार पर, एटॉमिक नंबर के आधार पर। फिर उसके बाद नील्स बोर ने एटॉमिक नंबर के आधार पर सभी एलिमेंट्स को एक टेबल के रूप में जमाया, जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के रूप में आज जानते हैं। तो यह तो आपका एक बेसिक चीज हो गया कि किस तरह से आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का निर्माण हुआ। जो कंसेप्ट वाली चीज़ है, आपको कंसेप्ट भी थोड़ा क्लियर होना चाहिए। तो हम आ चुके हैं अब आपके टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं 5.3 टॉपिक दिया गया है पेज नंबर 85 पर, जैसे 83 और 85, यस 85।
85 पेज नंबर पर आपके टॉपिक दिया गया है मेकिंग ऑर्डर ऑफ चार्ल्स द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट था पीरियोडिक टेबल को बनाने में, और आपको जो टेक्स्ट बुक है इसकी भी ईच एंड एवरी लाइन, हर लाइन आपके लिए इसमें इम्पोर्टेंट होती है। किसी भी लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप कहीं से भी कोई भी नॉलेज लें इसके बारे में, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसका नॉलेज, टेक्स्ट बुक का नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें जो कुछ भी लिखा है क्वेश्चन उसी में से बनेगा। तो हम इसको भी एक बार स्टडी करते हैं, आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में देखें। In 1913, Henry Moseley showed that the atomic number of an element is more fundamental property than its atomic mass as described below. तो हेनरी मोज़ले ने 1913 में क्या कहा था कि एटॉमिक नंबर इज मोर बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। सभी एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर के हिसाब से यदि हम जमाते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या देता है, हमें ज़्यादा बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। अकॉर्डिंगली मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ वाज मॉडिफाइड एंड एटॉमिक नंबर वाज एडॉप्टेड एज द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज। तो इस आधार पर क्या हुआ कि एलिमेंट्स को अब एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर जमाया गया, जिसे हम क्या कहेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहेंगे। ठीक है, और इसी समय मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी दिया था इन्होंने, जिसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो हमने यहाँ पर लिख रखी है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये स्टेटमेंट एज इट इज आपको यहाँ पर याद रखना है। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की बात करेंगे तो वहाँ पर एटॉमिक नंबर की जगह एटॉमिक मास आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास के आधार पर जमाया था। लेकिन हेनरी मोज़ले ने और नील्स बोर ने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर जमाया, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर। ओके, let us recall that the atomic number gives us the number of protons in the nucleus of an atom, and this number increases by 1 in going from one element to the next. तो जैसे हमने क्लास 9th में पढ़ रखा है कि आपके जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर को आप कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन्स की संख्या क्या होती है, उसका एटॉमिक नंबर होती है। और आपको पता है कि हर एलिमेंट में जब हम एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं तो हर एलिमेंट में एक एक प्रोटॉन बढ़ता जाता है। जैसे आपके हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, फिर इसके बाद हीलियम आता है तो इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, फिर लिथियम आता है तो इसमें 3 प्रोटॉन होते हैं। इस तरह से एक एक क्या होता जाता है, आपके प्रोटॉन बढ़ता जाता है एलिमेंट्स में। ओके, तो इसी आधार पर या इसमें जो आपको एक रेगुलरिटी देखने को मिल रही है, यह चीज़ एटॉमिक मास में देखने को नहीं मिल रही थी, क्योंकि एटॉमिक मास पहले 1 होता है हाइड्रोजन का, फिर उसके बाद 4 हो जाता है हीलियम का, फिर उसके बाद 6 हो जाता है लिथियम का, फिर उसके बाद बोरॉन का 10 हो जाता है ना, फिर उसके बाद कार्बन का 12 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, एटॉमिक मास जो बढ़ता है वह रेगुलर तरीके से नहीं बढ़ता है, कंटिन्यूअसली नहीं बढ़ता है, उसमें गैप आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है कि यहाँ पर जो गैप है, क्या यहाँ पर कोई दूसरा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट भी आ सकता है क्या? और ऐसी कंडीशन, ऐसी प्रॉब्लम मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आई थी। ठीक है, तो उन सभी जो ड्रॉबैक्स थे, उसकी लिमिटेशन थी, डीमेरिट से, उसको कहाँ दूर किया गया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको दूर किया गया था बाय एडॉप्टिंग द एटॉमिक नंबर एज मोर बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। तो एटॉमिक नंबर को इन्होंने एडॉप्ट किया था, उसी के आधार पर इनकी पीरियोडिक टेबल बनी थी, और उसका रीजन यहाँ पर लिखा गया है कि ये क्यों किया गया था। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय in going from one element to the next.
एलिमेंट्स व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर Z lead us to the classification known as the modern periodic table। तो जब हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के आधार पर जमाते हैं तो हमें क्या मिलती है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिलती है, जो आज हम पढ़ते हैं। Prediction of properties of elements could be made with more precision when elements were arranged on the basis of increasing atomic number। तो जब हम एलिमेंट्स को इनके एटॉमिक नंबर के आधार पर जमाते हैं तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का प्रिडिक्शन करना, उनके बारे में भविष्यवाणी करना या एक सहज अनुमान लगाना क्या होता है, बहुत आसान होता है। कब? जब एलिमेंट्स को हम एटॉमिक नंबर के आधार पर जमाते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, व्हाई एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड more basic fundamental property of element than atomic masses। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि एटॉमिक नंबर को ज़्यादा बेसिक प्रॉपर्टी क्यों माना गया है एलिमेंट्स की इन कंपैरिजन टू एटॉमिक नंबर। तो इस अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको अभी तक मैंने जो कुछ भी एक्सप्लेन करके बताया है वह सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी, क्योंकि यदि हम एटॉमिक नंबर को उनके बेसिक प्रॉपर्टी मानते हैं और उस आधार पर जमाते हैं तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, एक ऑर्डर कंटिन्यूअस ऑर्डर में ये बढ़ते हैं और कंटिन्यूअसली ये यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा किसमें नहीं होता है, एटॉमिक मास की केस में ऐसा नहीं होता है। तो इसी कारण से एटॉमिक नंबर को यहाँ पर ज़्यादा बेसिक प्रॉपर्टी के रूप में अपनाया गया या माना गया और एलिमेंट्स को उसी हिसाब से अरेंज किया गया। तो यहाँ पर एक्टिविटी है, एक्टिविटी 5.3। इनमें से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए हम इसको देख लेते हैं एक बार। How are the position of cobalt and nickel resolved in modern periodic table? कोबाल्ट और निकिल की हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में देखा था कि हमारा जो कोबाल्ट होता है वह निकिल के बाद रखा गया था, ठीक है, क्योंकि ये इसका एटॉमिक मास क्या होता है, कोबाल्ट का ज़्यादा होता है और निकिल का कम होता है, ठीक है। लेकिन एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, निकिल का ज़्यादा है और कोबाल्ट का कम है। इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर जो होता है, पीछे पीरियोडिक टेबल दी गई है आपके, 27 होता है और निकिल का 28 होता है, ठीक है। 27 कोबाल्ट और निकिल का होता है 28। तो पहले आपकी जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसमें आप देख सकते हैं कोबाल्ट जो आपके 8वें ग्रुप में यहाँ पर रखी गई है, आप देख सकते हैं इसमें अपनी टेक्स्ट बुक में देखें, 8वां जो ग्रुप है इसमें कोबाल्ट को पहले रखा गया है, ठीक है, और निकिल को बाद में रखा गया है। लेकिन हमने क्या किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको सही तरीके से जमा दिया, क्योंकि जो कोबाल्ट है उसका एटॉमिक नंबर कम है और निकिल का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो ये कोबाल्ट को हमने कहाँ रखा, इससे पहले रखा अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो ये इसकी समस्या यहाँ पर सॉल्व हो चुकी थी, किसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। देन how were the position of isotope of various elements decided in the modern periodic table? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप की समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ। हमने देखा था कि मेंडलीव के समय हालांकि आइसोटोप के बारे में पता नहीं था, आइसोटोप के बारे में जानते नहीं थे, तो उस समय वह समस्या नहीं थी। लेकिन जब आइसोटोप की खोज हुई 1872 के बाद तो साइंटिस्ट के सामने समस्या आई कि इन्हें कहाँ रखा जाए, क्योंकि आइसोटोप में क्या होता है, एटॉमिक मास अलग अलग होता है। आइसोटोप का एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट। तो ये तो पूरी टेबल ही एटॉमिक मास के आधार पर जमाई गई थी मेंडलीव वाली, तो उनको भी हम क्या करना पड़ता, हमें डिफरेंट जगह पर रखना पड़ता। लेकिन सभी आइसोटोप का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर वह क्या होता है, सेम होता है। सभी आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होता है। इस कारण से
हम उनको एक ही जगह पर रख सकते थे। हमने पहले भी डिस्कस किया था, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, 1H3, 1H1, 1H2 एंड 1H3। ये क्या है? हाइड्रोजन के आइसोटोप है। सभी का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, 1 1 1। तो इनको हम एक ही जगह पर रखेंगे 1, यानी कि हाइड्रोजन के आइसोटोप को एक ही जगह पर हम रख सकते हैं। कब? जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर जमाएंगे। ठीक है, तो ये समस्या भी यहाँ पर सॉल्व हो चुकी थी। तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं, छोटे छोटे जो लाइनें लिखी गई हैं इनमें क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे ये भी एक क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा गया है, ये भी एक क्वेश्चन है, हाउ द पोजीशन ऑफ आइसोटोप वेरियस एलिमेंट्स डिटेक्टेड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप की समस्या का समाधान कैसे हुआ? तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के याद बढ़ते हुए क्रम के आधार पर जमाया गया था, लेकिन जो आइसोटोप होते हैं उनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं, तो उनको एक ही जगह पर रख सकते हैं, उनको अलग अलग रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से इस समस्या का समाधान हुआ था। देन तीसरा पॉइंट है इसमें एक्टिविटी 5.3 में, इज इट पॉसिबल टू हैव एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 1.5 प्लेस्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम? क्या कोई ऐसा एलिमेंट होता है एटॉमिक नंबर 1.5 वाला जिसको आप हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में रख सकते हो? तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एटॉमिक नंबर किसके द्वारा डिफाइन होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के द्वारा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन एक एक यूनिट से आगे बढ़ते हैं, आधा प्रोटॉन तो होता नहीं है, तो ये 1.5 नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये 1.5 वाला एटॉमिक नंबर न तो भविष्य में खोजा जा सकता है और न ही उसके लिए वहाँ पर जगह छोड़ी जानी चाहिए। ठीक है, उसको वहाँ पर नहीं रख सकते हाइड्रोजन और हीलियम के बीच। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं और इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको आप थोड़ा एक बार और लर्न करें। वेयर डू यू थिंक शुड हाइड्रोजन बी प्लेस्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? आपको क्या लगता है हाइड्रोजन को कहाँ रखना चाहिए? तो हमने मेनली पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा था एनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, उन्होंने उनको फर्स्ट ग्रुप में रखा था, और आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में ही रखा गया है, क्योंकि इसको 17 ग्रुप में भी रखा जा सकता था और रखा जा सकता है। तो आज भी ये समस्या बरकरार है। जो पोजीशन हाइड्रोजन की मेंडलिन भी डिसाइड नहीं कर पाए थे, वह बाद में आज भी साइंटिस्ट नहीं कर पाए हैं। इसको आज भी कहाँ रखा जाता है? जो हमारे एल्कली मेटल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इनके साथ रखा जाता है, जबकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, एक गैस है। सिर्फ इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या 1 है, इसलिए फर्स्ट ग्रुप में इसको आना जरूरी है। इसके अलावा इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वह 1 होता है, इसलिए इसको 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट्स के साथ रखा गया है। हालांकि इसकी प्रॉपर्टीज किससे मिलती है? हमारे जो 17 ग्रुप के एलिमेंट्स है इनसे भी इनकी प्रॉपर्टी मिलती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से भी इनकी प्रॉपर्टी मिलती है। सो सी ऑन पेज नंबर 87 फर्स्ट लाइन, as we can see the modern periodic table takes care of 3 limitations of Mendeleev periodic table. The anomalous position of hydrogen can be discussed after we see what are the bases on which the position of an element in the modern periodic table depends. तो जो 3 बेसिक डीमेरिट्स थे मॉडर्न मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के, उनको कहाँ सोल्व कर लिया गया था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सोल्व कर लिया गया था, लेकिन जो चौथी प्रॉब्लम थी, है ना, वह सोल्व नहीं हुई थी। हाइड्रोजन की जो प्रॉब्लम थी वह सोल्व नहीं हुई थी, लेकिन किस तरह से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के हिसाब से, या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन की पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन जिसको दी गई है, तो इस आधार पर दी गई है कि एलिमेंट्स को हम एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में जमाना चाहते हैं। इसी आधार पर हमने इसको क्या किया गया है? फर्स्ट ग्रुप में रखा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये पढ़ लिया है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस आधार पर बनाई गई थी। अब इसके बाद हम यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो खास चीज़ें थी, खास बातें थी, एसेंशियल फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो
ये जो चीज़ें हैं ये आपको लग रहा होगा कि मैंने ऐसे फालतू बताया इतनी देर तक, आधा घंटा हो गया है, लेकिन ये चीज़ें यदि कंसेप्ट सारी चीज़ें आपको एक जगह दिमाग में रहती हैं, याद होती हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप रटते हैं, ठीक है, किसी भी टॉपिक को सिंगली आप रटते हैं तो आपके दिमाग में ज़्यादा नहीं रहती है, आप उसको कोरिलेट नहीं कर पाते हैं दूसरी चीज़ों के साथ। तो अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एसेंशियल फीचर्स और उसकी प्रॉपर्टीज। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या खास बातें थी, एसेंशियल फीचर्स, इसको ऐसे भी बोल देते हैं, व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स, salient features. What are the salient features of modern periodic table? What are the basic properties of modern periodic table? इस तरह से क्वेश्चन इसमें बनते हैं, तो आप यहाँ पर लिख लें। सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें कितने ग्रुप थे और कितने पीरियड्स थे, ठीक है। तो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कितने थे, देयर वर टोटल 18 ग्रुप्स। आज हम जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं इसको हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इससे पहले जो हेनरी मोजले ने या नील्स बोर ने टेबल बनाई थी वह ऐसी नहीं थी, थोड़ी सी डिफरेंस थी। हालांकि उसका स्ट्रक्चर इसी तरह का था, लेकिन कुछ डिफरेंसेस थे जो कि अभी 2-5 साल पहले तक, या आप कह सकते हैं 10-15 साल पहले तक उसको माना जाता था। अभी 10-15 साल बाद इसमें थोड़ा चेंज किया गया है। पहले आपके जो ग्रुप्स हुआ करते थे वह फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवन है और 8 है। फिर फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, इस तरह से ग्रुप हुआ करते थे पुरानी पीरियोडिक टेबल में जो मोजले द्वारा बनाई गई थी। लेकिन इसमें बाद में अमूलचूल परिवर्तन हुए और हम जो आज पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसमें टोटल हम क्या लिखते हैं, टोटल ग्रुप्स आर 18 और उसको हम 1 to 18, 1 से लेकर 18 तक काउंटिंग करते हैं। दूसरी चीज, पीरियड्स कितने थे, देयर वर 7 पीरियड्स। तो मेनली के पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप थे और 7 पीरियड्स थे, ठीक है। ग्रुप्स के बारे में मैंने बार बार बताया है और आप एक बार फिर समझ लें कि ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 to 18 ये जो वर्टिकल रोज हैं इनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। और इधर जो संख्या लिखी गई है, लिखा हुआ है इधर पीरियड्स 1, फिर 2, फिर 3। हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। और जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए कि ग्रुप्स क्या है। ग्रुप्स आर वर्टिकल कॉलम। कॉलम का मतलब क्या होता है, कॉलम, वर्टिकल कॉलम, ऊर्ध्वाधर कॉलम, और पीरियड क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज। पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल रोज एंड दे वर 7। तो इस पॉइंट को आप कैसे एक्सप्लेन करके लिखेंगे, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर 18 ग्रुप्स और 18 वर्टिकल कॉलम्स एंड 7 पीरियड्स और 7 हॉरिजॉन्टल रोज आर प्रेजेंट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके 18 ग्रुप और 7 पीरियड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। The element of one group have same number of valence electron, therefore they show similarities of same group, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। और यहाँ पर आप दूसरी प्रॉपर्टीज ये लिख सकते हैं कि आपके जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये किस पर आधारित है, किस चीज के अनुसार इसको जमाया गया है। तो इसमें हम लिख सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन increasing order of atomic number
ऑफ एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम पर आधारित है। ये आप बिल्कुल शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो इसमें हम लिख सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। एम्पियर, एम्पियर का मतलब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये किस पर आधारित है? यह आपके मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर आधारित है, जिसमें हेनरी मोज़ले ने कहा था कि एटॉमिक नंबर आर द मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स देन एटॉमिक मास एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। उस लॉ के आधार पर इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया था, उसको जमाया था। देन इसके बाद आप थर्ड प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं आपके जो ग्रुप्स थे, ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ each group have same number of valence electrons। एक ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी? सेम थी। जैसे ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स है सबके जो आउटर मोस्ट शेल है उसे हम वैलेंस शेल कहते हैं, आपको पता है। उस वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो उन सब में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और दूसरा जो ग्रुप है इसमें सभी के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। उसके बाद आप जब 13 ग्रुप पर आते हैं तो इसमें सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो वह 3 है। फिर 14 में 4 है, 15 में 5 है, 16 में 6 है, 17 में 7 है और 18 में 8 है। इस तरह से सभी एलिमेंट्स में क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, ठीक है। एक ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होती है? सेम होती है। ये हमने इसमें देखा है, या ये इसकी एक बहुत एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, या इसका एक एसेंशियल फीचर है, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं On moving from top to bottom, there is increasing size of elements because the number of shells increases in period regularly। तो हमने ये भी देखा है कि जब हम पीरियड में ऊपर से नीचे जाते हैं, ठीक है, जैसे ये हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, तो इनकी साइज क्या होती है? धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इनकी साइज में क्या देखने को मिलता है? हमें एक इंक्रीजिंग ऑर्डर देखने को मिलता है। इनकी साइज क्या होती है? बढ़ती है। साइज increases on moving from top to bottom, size of atom increases। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं साइज बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पीरियड है, जैसे हाइड्रोजन के बाद हम किसको रखते हैं? हीलियम को रखते हैं 18वें ग्रुप में, ठीक है। तो इनके अंदर शेलों की संख्या कितनी होती है? सिंगल। ये एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे लिथियम में हम आते हैं तो इसमें शेल की संख्या कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। 2 शेल के अंदर यहाँ पर 2 के बाद जो तीसरा इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो आपके दूसरी शेल में आता है। फिर ये दूसरी शेल भरती है आपके जो आपके सेकंड पीरियड है, जो कि आपके बोरॉन से स्टार्ट होता है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उन सब में कितनी शेल होती है? उन सब में 2-2 शेल होती हैं। बोरॉन में, फिर कार्बन में, फिर नाइट्रोजन में, फिर ऑक्सीजन में, फिर फ्लोरीन में और फिर नियॉन में। इन सब में 2-2 शेल होती है। फिर उसके बाद जैसे ही हम तीसरे पीरियड में आते हैं, ये आपका फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड और ये थर्ड पीरियड। जैसे हम थर्ड पीरियड में आते हैं वापस क्या होता है? एक शेल बढ़ जाती है, 3 शेल हो गई, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं, देयर इज इंक्रीज इन 1 शेल इन ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट में एक शेल बढ़ती जा रही है। इस कारण हम क्या कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पर जो साइज होती है आपकी, वो क्या होती है? बढ़ती है। साइज इंक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम।
तो इसको हम वापस जो आपके एक टॉपिक दे रखा है पीछे, ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये जो लास्ट टॉपिक है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, इसमें हम इसको दोबारा स्टडी करेंगे। और भी चीज़ें होती हैं जिनको हमें यहाँ पर ऐसे ट्रेंड्स देखने को मिलता है, और वह ट्रेंड क्यों होता है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो एसेंशियल फीचर्स है, प्रॉपर्टीज़ है, उसमें भी हम इसको एक पॉइंट के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं कि ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज। चौथा पॉइंट है आपके ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप the size of atoms of element increases. क्या होती है? साइज बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ती है। ठीक है, तो ये हो गई आपके कुछ एसेंशियल फीचर्स किसके? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। तो ज़्यादा यहाँ पर वो कुछ नहीं लिखना है आपको, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए और कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपको स्टडी को आगे बढ़ाना है। थोड़ा सा हम आपके टेक्स्ट बुक में भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मेन चीज़ तो आपके टेक्स्ट बुक ही, इसमें लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप ऐसे पढ़ेंगे तो इसमें ऐसा कोई खास आपके समझ में नहीं आने वाला है। जो पॉइंट मेन निकल के आते हैं वह 4 पॉइंट यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, फिर भी हम इसको एक बार स्टडी करते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है 18 वर्टिकल कॉलम एज रो एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड। ये हमने लिख दिया है। लेट अस सी व्हाट डिसाइड द प्लेसिंग ऑफ एन एलिमेंट इन अ सर्टेन ग्रुप एंड पीरियड। तो हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ डिसाइड करती है कि किसी भी एलिमेंट में या किसी भी एलिमेंट को किसी भी ग्रुप में या पीरियड में रखने के लिए कौन सी चीज़ डिसाइड करती है उसको कि उसको वहाँ रखना चाहिए। इसके लिए एक्टिविटी 5.4 देखें। लुक एट द ग्रुप 1 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। आपको क्या करना है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप को देखना है जो हमने अभी बनाया था, हाइड्रोजन सोडियम पोटेशियम, वो वाला ग्रुप। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स। तीनों के 3 फर्स्ट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं, तो हम यहाँ पर बहुत आसानी से लिख सकते हैं। फर्स्ट आपके हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, फिर इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर इसके नीचे लिथियम आता है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 and 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। 1 हाइड्रोजन 3 लिथियम। फिर इसके नीचे आता है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 1। फिर इसके नीचे आता है पोटेशियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 19 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 8 1। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर 4 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं। ये आपको भी लिखना आना चाहिए। What similarity do you find in their electronic configuration? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या सिमिलरिटी दिखाई दे रही है? तो ये सिमिलरिटी दिखाई दे रही है कि इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वह सेम है, यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वह सेम है। तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है कि हर ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सेम होते हैं। हर ग्रुप के हर एलिमेंट के जितने भी उसमें एलिमेंट्स है एक ग्रुप के अंदर, उन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दीज 3 एलिमेंट्स? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देन यू विल फाइंड दैट ऑल दीज एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि सभी एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है। सिमिलरली वी फाइंड दैट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इनके अलावा किसी और ग्रुप में भी आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखेंगे तो उन सबके आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम मिलेंगे। फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स फ्लोरीन एंड क्लोरीन बिलोंग टू ग्रुप 17। जिस तरह से क्लोरीन आपके 17 ग्रुप में आते हैं,
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लोरीन एंड क्लोरीन हैव इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में आपके 1 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में। Hence, we can say that group in the periodic table signify an identical outer shell electronic configuration। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि periodic table में जो outer most shell electronic configuration होता है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है सब में बराबर होती है। On the other hand, the number of shells increases as we go down the group। और जैसे हम ऊपर से नीचे बढ़ते हैं शेल की संख्या बढ़ती जा रही है। हाइड्रोजन में 1 शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में 2 शेल है और दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट में 2 एंड सेकंड में 1। सोडियम में 3 शेल है, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 एंड थर्ड में 1। इस तरह से एक एक शेल बढ़ती जा रही है और एटॉमिक उनकी जो साइज है, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक साइज वो भी बढ़ती जा रही है। There is an anomaly when it comes to the position of hydrogen because it can be placed either in group first or group 17 in the first period। Can you say why? तो यहाँ पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये भी देखने को आ रहा है कि हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी एनामोलस है, ठीक है, निश्चित नहीं है। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। कैन यू से व्हाई, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। देन एक्टिविटी 5.5, आप जनरली बच्चे क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप इनको भी जरूर पढ़ें। इनमें आपके बेसिक चीज़ें होती हैं, कुछ क्वेश्चन छुपे होते हैं। इफ़ यू लुक एट द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल यू विल फाइंड दैट द एलिमेंट्स लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन आर प्रेजेंट इन द सेकंड पीरियड। तो जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं जो आपके इधर दी गई है ये वाली, तो आप देखेंगे कि जो एलिमेंट्स है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड नियॉन आर प्रेजेंट इन सेकंड पीरियड। ये सभी सेकंड पीरियड में हैं। राइट डाउन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक ही पीरियड के यदि आप एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, लिथियम के बाद बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर नियॉन। बोरॉन का आपके 4 होता है, कार्बन का 6 होता है, बोरॉन, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यस, बेरिलियम, फिर बोरॉन। बेरिलियम का आपके 4 होता है, बोरॉन का 5 होता है, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे, ठीक है। तो लिथियम के बाद बेरिलियम में आपके 2 हो जाएगा, बोरॉन में 2 and 3 हो जाएगा, कार्बन में आपके 2 and 4 हो जाएगा, नाइट्रोजन में 2 and 5 हो जाएगा, ऑक्सीजन में 2 and 6 हो जाएगा, फ्लोरीन में 2 and 7 हो जाएगा और नियॉन में 2 and 8 हो जाएगा। तो इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर नीचे मैंने लिख दिए हैं, तो आप इनको थोड़ा देखें, ठीक है। ये 4 बेरिलियम में 5, 6 कार्बन से होना। तो इनमें आपको क्या सिमिलरिटी देखने को मिल रही है कि एक ही ग्रुप के अंदर जब हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एक ही ग्रुप के अंदर, तो वहाँ पर शेल की संख्या, इसमें भी 2 शेल थे, इसमें भी 2 शेल है। नंबर ऑफ शेल्स कितनी है, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, ठीक है, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट। तो ये आप 5वीं प्रॉपर्टी के रूप में भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। 5वीं प्रॉपर्टीज के रूप में क्या लिखेंगे, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, आपके लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द नंबर ऑफ शेल्स इन अ पीरियड रिमेन्स सेम, है ना। नंबर ऑफ शेल, 2-2 यहाँ पर शेल थी, सभी में 2-2 शेल है, एक एक इलेक्ट्रॉन रूम में बढ़ता जा रहा है, लेकिन शेल की संख्या नहीं बढ़ रही। शेल की संख्या कब बढ़ती है, जब पीरियड चेंज होता है, ठीक है। You will find that these elements do not have the same number of valence electron। एक ही पीरियड के सभी एलिमेंट्स की वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम नहीं होती है, लेकिन क्या सेम होती है, नंबर ऑफ शेल्स सेम होती है, नंबर ऑफ शेल जो हमने यहाँ पर लिखा है। बट दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल्स। यू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट
as the atomic number increased by 1 unit of moving from left to right in a period. तो ये चीजें हमने डिस्कस करी हैं अभी. Or we can say that atoms of different elements with the same number of occupied shell are placed in the same period. और यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं, है ना, सेम एलिमेंट्स जिनके अंदर शेल की संख्या सेम होती है, उनको हम एक ही ग्रुप में एक ही पीरियड में रखते हैं. ये भी यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि ऐसा आपको लिखना चाहिए. ठीक है. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन बिलोंग टू द थर्ड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. सिंस द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर filled in K, L and M shell, write the electronic configuration of these elements and confirm the above statement. तो इसी तरह से आप जो सोडियम वाला ग्रुप है आपका थर्ड पीरियड, ठीक है, हाइड्रोजन वाला फर्स्ट पीरियड है, लिथियम वाला सेकंड पीरियड है, सोडियम वाला थर्ड पीरियड है. तो थर्ड पीरियड के जो भी एलिमेंट्स हैं उनके आप इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं और देख सकते हैं सबके अंदर तीन शेल्स में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं सभी एलिमेंट्स में जो भी थर्ड पीरियड में आते हैं. ठीक है. उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर आपको इसको भर लेना है. देन हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ पीरियड्स. फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट है. सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? तो ये आपके टोटल 8 एलिमेंट है. 1 से लेकर 8 तक आपके इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं. इसके मतलब सेकंड पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट है? 8 एलिमेंट है. ठीक है. थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? तो थर्ड पीरियड में आप देख सकते हैं थर्ड पीरियड में भी सेम सोडियम से लेकर आर्गन तक 11 से लेकर 18 तक एलिमेंट है. इसमें भी 8 एलिमेंट है. लेकिन चौथे ग्रुप में आपके टोटल 18 एलिमेंट 18 एलिमेंट है. बीच में आपके जो ब्लॉक है वह डी ब्लॉक भी बीच में आ जाता है. ठीक है. We can explain the number of elements in these periods based on how electrons are filled into various shells. तो हम यहाँ पर ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इन पीरियड्स में जो पीरियड्स हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं इनमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन एक एक करके बढ़ता जा रहा है या शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाते हैं. आपको रूल पता है, बोर-बरी रूल हमने पढ़ा था 9th क्लास में. एक शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं. और इसके अलावा एक शेल में जो इलेक्ट्रॉन भरने का फॉर्मूला होता है वह 2n² होता है. ये फॉर्मूला हमने 9th क्लास में पढ़ा था. n का मतलब नंबर ऑफ शेल. जैसे आपकी K शेल, L शेल, M शेल, N शेल होती है. K के लिए आप 1 लिखते हैं, L के लिए 2 लिखते हैं, M के लिए 3, है ना. मतलब K फर्स्ट शेल होती है, L सेकंड शेल होती है, M थर्ड शेल होती है और N चौथी सेल होती है. तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाने चाहिए तो उसको हम इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पर n का मतलब ये लिखा हुआ है. ओके. देन यहाँ पर ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाने चाहिए, किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं. तो ये 2n² वाला फॉर्मूला यहाँ पर दिखाया गया है. फॉर एग्जाम्पल K शेल में 2 × 1² 2. तो इसलिए फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाते हैं. L शेल में 2 × 2 का स्क्वायर होता है क्योंकि L के लिए हम क्या लिखते हैं 2. तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 8. ठीक है. 2n² को आप थोड़ा इस तरह से लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा. 2n² 2 × n 2 दूनी 4. ठीक है. और 4 × 2 8. तो इस तरह से यहाँ पर 8. Hence the second period है 8 एलिमेंट्स. सेकंड पीरियड में 8 क्या होते हैं एलिमेंट होते हैं. और M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं एक ही शेल में. इसलिए आपके जो थर्ड पीरियड है सोडियम वाला उसमें आपके 8 ही हैं. लेकिन जो चौथा है, ठीक है, थर्ड वाले में आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं लेकिन उसके अंदर एलिमेंट्स की संख्या 8 ही है. बट द आउटरमोस्ट शेल कैन हैव ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स. आउटरमोस्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं.
सो द थर्ड पीरियड है आल्सो हैज ओनली 8 एलिमेंट्स। तो इसलिए जो आपका थर्ड पीरियड है उसमें 8 ही एलिमेंट है। द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल्स अस अबाउट इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। तो जो कोई भी एलिमेंट होता है उसमें पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन होती है एलिमेंट की वह उसकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में हमें बताता है। मतलब हमने जो एलिमेंट्स जमा दिए पीरियोडिक टेबल में उसके बाद हम किसी भी एलिमेंट्स को देखकर बता सकते हैं कि इसकी केमिकल रिएक्टिविटी कैसी होगी। इट विल इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इट विल इलेक्ट्रोनेगेटिव। यह आयनिक कंपाउंड बनाएगा या एक कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। और भी कई प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम सिर्फ देखने मात्र से ही उसकी पोजीशन के पता होने से ही क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। As you have learned, the valence electron determine the kind and number of the bonds formed by an element। तो जैसा हमने सीखा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं, किस तरह का वह बॉन्ड बनाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन को लेंगे या देंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे या कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, वह कौन डिसाइड करता है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैन यू नाउ से व्हाई मैनलीव्स चॉइस ऑफ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एज द बेसिस फॉर डिसाइडिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन हिज टेबल वाज अ गुड वन। तो हम यहाँ पर यह भी डिसाइड कर सकते हैं कि मेंडलीव ने जो फॉर्मूला बनाकर टेबल को अरेंज किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था, वह एक कितना अच्छा तरीका था उनका अरेंज करने का। हाउ वुड दिस लीड टू एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बी प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। किस तरह से उन्होंने जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे वो उनको किस तरह से एक ही ग्रुप में रख पाए थे। ठीक है, इसलिए रख पाए थे क्योंकि उनके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वह सेम होते हैं और उसी कारण से वे सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्हें पता नहीं था, लेकिन उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, काफ़ी मेहनत की उन्होंने और फिर उनको एक ग्रुप में जमाया। तो इस तरह से यहाँ पर आप जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके एसेंशियल फीचर्स को लिख सकते हैं। 5 मेन पॉइंट है। इसके अलावा एक पॉइंट और आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपके बुक में नहीं दिया गया है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल was divided into 4 blocks। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया था, 4 ब्लॉक में। और ये 4 ब्लॉक कौन कौन से थे, S, P, D एंड F। 4 ब्लॉक थे भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है इसको हम कहते हैं S ब्लॉक। ठीक है, ये जो मैंने S लिखा है। फिर उसके बाद है 13 to 18 जो ग्रुप्स हैं इनको हम कहते हैं P ब्लॉक। और 3 से लेकर 12 3 to 12 जो ग्रुप्स हैं इनको हम कहते हैं D ब्लॉक। और नीचे जो 2 लाइंस दिखाई गई हैं इनको हम बोलते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो एल्कली आपको पता होना चाहिए कि जो S ब्लॉक है, ठीक है, S ब्लॉक के अंदर कौन कौन से ग्रुप हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। ठीक है, ये किस में आते हैं, आपके S ब्लॉक में आते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, इनको हम एल्काइल मेटल्स कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद सेकंड जो ग्रुप है उसके अंदर एल्केलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहेंगे, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, इसी तरह से जो आपके P ब्लॉक है उसके एलिमेंट्स को आप क्या कहेंगे, ये कहां से कहां तक है, ये आपके 3rd से लेकर 3rd to 18 ग्रुप तक ये है, तीसरे से लेकर 18 ग्रुप तक। ठीक है, 3rd to 18 ग्रुप। और इसके अंदर मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं, इसके अंदर सभी चीजें हैं। तो आप इसको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज डिवाइडेड इन 4 ब्लॉक्स, S, P, D एंड F।
As block contains two group, first group and second group. First group, elements of first group are called alkali metals and elements of second group are called alkaline earth metals. Similarly, P block elements is from third to 18th group. All elements are divided into metal, metalloids and non metals of P block. इसी तरह से आपके D block आता है, ठीक है, ये आपके डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको आप क्या कहेंगे, इनको आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे इनको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और हैवी मेटल्स संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपके आता है एफ ब्लॉक में आपके दो सीरीज है जो नीचे दी गई हैं, दो सीरीज है, ठीक है। इसमें फर्स्ट सीरीज जो है वह कौन सी है, फर्स्ट सीरीज है आपकी लेंथेनाइट्स। फर्स्ट सीरीज के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, लेंथेनाइट्स। और जो सेकंड सीरीज है उसके एलिमेंट्स को हम कहते हैं एक्टिनाइट्स। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है आप देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है लेंथेनाइट्स या लेंथेनॉइड्स यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है 58 एटॉमिक नंबर है। इसके पहले जो 57 है लेंथेनम, यह आपके 6 पीरियड में यहाँ पर लिखा गया है 57 एटॉमिक नंबर, फिर 58 वाला यहाँ पर लिखा है। तो लेंथेनम के बाद आने वाले एलिमेंट क्या कहलाए, लेंथेनाइट्स कहलाए या लेंथेनॉइड्स कहलाए। फिर इसी तरह से जो सेकंड सीरीज है वह आपके 89 एक्टिनियम के बाद शुरू होती है और यह 90 थोरियम से शुरू होती है 103 लॉरेंशियम तक। तो इसी कारण से इनको क्या कहा जाता है, एक्टिनॉइड्स या एक्टिनाइट्स कहा जाता है, ठीक है। तो यह आप यहाँ पर लिख लें, हम इसको नॉइड्स से लिख लेते हैं क्योंकि आपकी बुक में लेंथेनॉइड्स लिखा हुआ है, इसलिए आप भी नॉइड्स लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपके जो पेपर सेटर होते हैं वे वही चीज़ों को मानते हैं जो बुक में लिखा गया है। तो ये हो गया आपके लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स जो ब्लॉक में आते हैं। तो ये 6 टर्म्स में आप मेंडल पीरियोडिक टेबल को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़ेंगे, अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्या विशेषताएं थी, क्या कमियां थी, क्या उपलब्धियां थी, क्या हानियां थी, क्या कमियां थी, ठीक है। ये अपने नेक्स्ट आपके जो 7 पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे। यह पार्ट आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। ओके, थैंक यू।